Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today our target is 10.15 क्वेश्चन चैप्टर 10 है और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पॉसिबली ये उन लोगों को जिनकी मेंटालिटी रिसर्च से एसोसिएट है, जो ये चाहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर पहुंचा जाए और उसको पहुंचने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप टेक ओवर करें क्वेश्चन को। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है रिसर्च के साथ, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक क्या है? आईआरआर आपको नज़र आ रहा होगा और बेसिकली आईआरआर है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहली बात यह है कि इसका कोई फार्मूला नहीं है और इसके लिए सिर्फ जो पहला हिंट है आईआरआर का, उसको आपने समझना है। और आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर जिस रेट पर भी एनपीवी इक्वल हो जाए ज़ीरो के, एनपीवी इक्वल हो जाए ज़ीरो के, तो समझ लें कि वही आपका रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है। अच्छा, दोबारा ज़रा इस चीज़ को देख लें। मैंने क्या बोला है? आईआरआर एक ऐसा रेट है। सबसे पहले तो आप माइंड में डालें, ये एक रेट है। उस रेट पर एनपीवी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। अब इसके साथ आपको, हम चूँकि डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये एनपीवी क्या चीज़ होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कैसे निकलती है। डिस्कशन में पहले बात आ गई हुई है कि जब आपके पास एक वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू की, जो फार्मूला आप लगाते हैं, आपको याद होगा, सी एफ ओवर आर ब्रैकेट ओपन 1-1/1/1 + r⁴n, पहले भी लिखा हुआ है हमने। उस प्रेजेंट वैल्यू में से अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें कैश फ्लो, जो आपकी इनिशियल कैश फ्लो होती है आउटवर्ड, उसको लेस कर दें, तो आपके पास एनपीवी आ जाती है। और ये एनपीवी अब ज़ीरो कैसे होगी? थोड़ा सा अगर आप सोचें तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो, अगर ये दोनों इक्वल कर दें हम, प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो अगर दोनों जगह पर आप इक्वल कर दें, तो उस जगह पर एनपीवी ज़ीरो हो जाएगी। अब वो किस रेट पर इक्वल होंगे, उस रेट को आपने आईआरआर का नाम देना है। अच्छा, ये तो हमने इसको थ्योरेटिकली देख लिया। आज के क्वेश्चन के अंदर हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को आपने अपने दिमाग के अंदर रिपीट करना है। आईआरआर एक ऐसा रेट है जिस रेट के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो जो आउटवर्ड है वो इक्वल हो जाते हैं, या जहाँ पर एनपीवी ज़ीरो हो जाए। इसको पहले अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। अब उसके बाद में आपको क्वेश्चन की शेप देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। ये 10.15 है और उसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं आपको, एक प्रोजेक्ट एक्स है, एक प्रोजेक्ट वाई है। आपको यहाँ पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ये 5 लाख है और इसके साथ ही आपको पता चल रहा है ये कैश फ्लो आउटवर्ड है, यानी कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख। नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं ये इनके इनफ्लोज हैं, यानी CFI, और 5 ईयर्स के ये इनफ्लोज हैं। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी गिवन है ऊपर। तो फिर हमने रेट कौन सा पता करना है? पहले हम ये देखेंगे कि क्या 15% पुट करने के ऊपर यहाँ बड़ा अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है ना, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो जो आउटवर्ड है वो भी हमें गिवन है। देखते हैं कि क्या प्रेजेंट वैल्यू से जब माइनस करेंगे कैश फ्लो वो ज़ीरो आता है या नहीं आता। अगर तो वो ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये जो 15% ऑफ कैपिटल है ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरनल रिक्वायर्ड रेट नहीं है। इंटरनल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये नहीं है, क्योंकि ज़ीरो नहीं आएगा। पहले अब ये चेक करना है कि क्या 15% पे ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आर को हम किस टेक्निक से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब आप ये जो अमाउंट्स लिखी हुई हैं 120, ये मैं अपने माइंड में रख लेता हूँ और हम कैलकुलेटर पे जाते हैं और फार्मूला, चले पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो। आपको ये तो याद होगा कि जब आपके पास अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, यानी एक जैसी इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला लगता है वो आपने डिस्कस कर लेना। जो कैश फ्लो आपकी इनवर्ड है पहले वाली,
उसको आपने डिवाइड करना है 1 प्लस आर के ऊपर, ब्रैकेट ओपन, और 1 प्लस आर है, ब्रैकेट क्लोज, और रेज टू पावर का साइन आपको याद होगा, और चूँकि ये फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, अब इस फार्मूले में चूँकि अलग अलग इंस्टॉलमेंट, अलग अलग इनफ्लोज हैं, और वो 5 इनफ्लोज हैं, चाहे वो 5 इनफ्लोज हैं, तो आपने यही वाला फार्मूला नेक्स्ट में लगाना है। यही फार्मूला, ये हमारे 3 साल हो गए, ये फार्मूला आगे लगाना है तो 4 साल हो गए, यही फार्मूला आगे लगाना है तो 5 साल हो गए। फ़र्क क्या होगा इस फार्मूले के अंदर, जब आप ये कर रहे होंगे ये सेकेंड ईयर आएगा तो आप 2 लिख दें, जब नेक्स्ट है तो आपने यहाँ पर 3 पुट कर देना है, यानी रेज टू पावर, और जो नेक्स्ट ईयर है वो फोर्थ है तो आपने n रेज टू पावर 4 कर देना है, और जो नेक्स्ट ईयर है वो फिफ्थ ईयर है। आपने बुक में से क्वेश्चन देख लिया, वो 5 साल आपकी कैश इनफ्लोस आ रही हैं। अच्छा जी, और उसके बाद आपने यहाँ पर पहले आंसर में प्लस कर देना है दूसरा आंसर, दूसरे आंसर में, यानी इन सब के दरमियान में जो साइन है वो प्लस का है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ही जगह से साइन कॉपी करके उसको पेस्ट करता जाता हूँ। तो यूँ आपने जो समझा है वो क्या है कि ये फार्मूलाज को आपने अलग अलग जो इनफ्लोज हैं उनको प्लस करना है। आप एक बात ज़रा गौर से देखिए कि मैं दरमियान में ना ये साइन लगा रहा हूँ, इसके साथ एक डॉट लगा रहा हूँ। एक्चुअली एक्सेल में जो प्लस है ये एक फार्मूला है, तो जब तक उसको लिखेंगे नहीं तो वो एक्सेल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए मैंने साथ में डॉट लगा दिया। अब ये डॉट किसी काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लगाया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं ये डॉट हटाऊँगा ना तो एरर आ जाएगा क्योंकि फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। मैंने इसको यहाँ पर, ये देखिए आप, यहाँ पर एरर आ गया, तो इसलिए मैं इसके साथ डॉट लगाया हुआ है, वो सिर्फ एक्सेल को बचाने के लिए। ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें कैश फ्लो जो पहले साल की है उसके साथ n रेज टू पावर 1 लगाना है, जो दूसरे साल की है उस पर n रेज टू पावर 2, इस तरह जो फिफ्थ ईयर की है उसके साथ रेज टू पावर 5, और इन सब आंसर्स को आपने प्लस कर लेना। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो इंस्टॉलमेंट जो इनफ्लोज हैं वो 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 1,90,000, 250, ये मैंने देख लिया है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे लिखूंगा, और कैसे आपने फॉलो करना है उसके लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, कैश फ्लो इनवर्ड पहला और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर 1। ओके, लेट्स गो थ्रू द कैलकुलेटर। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। ओके, यहाँ क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लगाना है। पहली आपकी इंस्टॉलमेंट 1 लाख है। अच्छा, अब मैंने लिखा 1E5, तो कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये कैलकुलेटर की सबसे नीचे लाइन पे जाएं जहाँ पे लिखा हुआ 0, फिर डेसिमल, और उससे जो दरमियान में बटन है ये है EXP। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जितने भी ज़ीरो हैं, आप कैसे लगाते हैं ज़ीरो, 1 लाख के 5 ज़ीरो लगाने हैं, तो आप करेंगे जी 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 ज़ीरो लगाएंगे। तो बजाय इसके कि हम गिनते रहें और एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाए एक ज़ीरो कम हो जाए, इस तरह से आप ज़ीरो लगाइए ना, 1 पुट करें और आपको पता है आगे 5 ज़ीरो है। ये एक्सपोनेंशियल का बटन है, EXP एक्सपोनेंशियल। कितने ज़ीरो लगाने हैं, 5, तो बस आगे 5 लगा दें, तो ये 1 लाख पूरा हो गया। नीचे हमने 1 प्लस आर करना था और हमें ये पता है कि 15% रेट है, तो 1.15 आ गया। पहली रेज टू पावर जो है वो 1 है, वो आपने 1 लगा दिया। अब इसी तरह से आपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1,20,000 है, और यहाँ से भी आपने समझ लिया ना ये 120,000 क्या है, 120 और उसके आगे 3 ज़ीरो, तो मैंने उसके आगे 3 ज़ीरो के लिए एक्सपोनेंशियल 3 दबा दिया। और 1.15, फ़र्ज़ करें कि आपको ये 0 लिखना ज़्यादा पसंद है तो आप 0 लिख लें, लेकिन मुझे इरिटेशन होती है इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने की, तो मैं उसके लिए जब एक फैसिलिटी है हमारे पास तो उसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, तो मैं एक्सपोनेंशियल का बटन यूज़ करता हूँ। ये दूसरा साल था, यहाँ पर रेज टू पावर आपने 2 लगा दी। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसकी इंस्टॉलमेंट हमें याद है कि 150,000 है, और नीचे 1.15 मगर रेज टू पावर 3 हो जाएगा। 3 हो गई और हमने जाना 5 तक है। नेक्स्ट जो इनफ्लो है वो 190,000 था और साथ में 1.15 रेज टू पावर 4। अभी जी एक हमारी इनफ्लो रहती है, और जो लास्ट इनफ्लो था वो 250,000 था, तो आपने 250,000 ऊपर पुट किया और नीचे की 1.15 रेज टू पावर 5।
अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है जिसको आपने समझना है। हमने 15% जब रेट ऑफ रिटर्न लगा दिया और जैसे ही मैं 5 पुट करूँगा तो मुझे आंसर चाहिए, और आंसर के लिए मुझे इनफ्लो पहचानना है। और हम इधर जाके पहले अपनी अपनी जो बुक है उसमें देखते हैं इनफ्लोज कितने हैं। ओके, अब बुक में देखते हैं हमारा जो फर्स्ट इनिशियल पेमेंट है यानी CFO पहले प्रोजेक्ट की कितनी है। तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है 5 लाख है। कैलकुलेटर पे वापस जाते हैं। अब आपने जैसे ही यहाँ पर 5 पुट करना है, अगर तो ये अपने आप 5 लाख को इक्वल कर गया तो समझे यही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि 15%। और अगर ये आगे पीछे हुआ तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 5 लगाते हैं और देखते हैं अमाउंट कैसे आती है। तो अमाउंट आई 5,09,000। तो इसका मतलब है कि 15% पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू और CFO इक्वल नहीं होते। अब आपको इसको इक्वल करना है। यही एक इंटरेस्टिंग सी कैलकुलेशंस हैं। अगर कैलकुलेटर आपको चलाना आता है तो ये आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। अब आपने सिर्फ इसकी टेक्निक समझनी है। इस वक्त अमाउंट ज़्यादा हो गई है, यानी हमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 5 लाख की थी, और जबकि यहाँ अमाउंट आई हुई 5,09,000, यानी अमाउंट ज़्यादा है। अब अमाउंट को कम करना है तो आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है, जब अमाउंट कम करनी होगी तो रेट बढ़ाना है, जब अमाउंट ज़्यादा करनी है तो रेट कम कर देना, यानी ऑपोजिट सोचना है। अब चूंकि आपकी अमाउंट का आंसर आया हुआ है 5,09,000, इसको 5 लाख लाना है, यानी अमाउंट कम करनी है। अमाउंट कम करने के लिए अब आपने रेट को बढ़ाना है। ये चूँकि 5 लाख में 9,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इसलिए मैं एहतियातन जो इसके साथ है डेसिमल में पोस्ट करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैं इसके साथ 6 पोस्ट कर दूँ, यानी 15.6 पोस्ट कर देता हूँ। आप देखें अमाउंट नीचे आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। एक और 6 लगाया तो 7,000 हो गई। एक और 6 लगाया, अब 507 है, देखिए और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 हो गई। एक और आप आंसर लगाएं तो और कम हो गई। एक और आप 6 लगाएं तो अमाउंट और कम हो गई। लेकिन अभी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आई, हमें एग्जैक्ट 5 लाख की अमाउंट चाहिए। हमने 6 लगाया तो चूँकि डेसिमल 900 था तो वो 900 कम, डेसिमल में अब ये 900 ज़्यादा है, इसको अब हमने और कम करना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जंप नहीं करना, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा 5 लाख आया हुआ है। हम यूँ करते हैं, इसके साथ एक और वैल्यू पुट कर देते हैं, से कि वो 6 है। एक वैल्यू आपने और पुट कर दी, फिर एक, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता नीचे चेक करें, वो 700 से अमाउंट कम हो रही है। तो आपने सिर्फ एक एक डेसिमल बढ़ा रहे हैं, उससे अमाउंट कम होगी। लें जी 300 तक हम पहुंच गए हैं। अभी 300 का जो एक फ़र्क है, जो डिफरेंस है, वो रह गया सिर्फ 76 का। जब आपने पुट किया, अभी भी देखिए 5 लाख से अमाउंट ऊपर है। आपने इस अमाउंट को कम करना है तो कम करने के लिए रेट बढ़ाना है, मगर सिर्फ 5 लाख में से सिर्फ 70 रुपीज़ ऊपर है। तो आपने बहुत आगे नहीं जाना, आपने इसके साथ लेट से एक और 5 लगा देते हैं रेट। देखें वो 72 हो गया, 72, फिर 5 लगाया तो 60 हो गया, फिर 5 लगाया तो 5, फिर दोबारा 5 लगाया और 5 लगाया, तो अब देखें सिर्फ 7 रुपीज़ का डिफरेंस रह गया। तो यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, 10-12 रुपये 14 रुपये के फ़र्क से कोई बात नहीं, वरना मैं इस फ़र्क को भी ख़त्म कर सकता हूँ। आगे मैं अगर लेट से यहाँ पर 1 लगा देता हूँ और सब जगह 1 लगाता रहूँगा तो फिर हो सकता है कि वो 1 रुपया कम हो जाए या 1 रुपया ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए जो लास्ट आपकी लिमिट है, बस आपने आखिरी डिजिट के अंदर जो 7 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इस आखिरी डिजिट के अंदर आपने फ़र्क 10-12 रुपये का हो तो एक्सेप्ट कर लेना। अब आपके पास जो रेट आ रहा है वो 15.665 आ रहा है। तो हैंस हमारा जो IRR आ रहा है उसको हम फिल कर लेते हैं। अच्छा, चूँकि हमने अमाउंट्स यहाँ नहीं लिखी हुई, मैंने सिर्फ कैलकुलेटर पे लिखी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि आपने पेपर में एग्ज़ाम में कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैं अमाउंट आपकी वजह से यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब पहली इंस्टॉलमेंट आपके, पहली जो इनफ्लोज है, इंस्टॉलमेंट मेरे मुंह से निकलता है, ये इनफ्लोज हैं। जो पहला इनफ्लो है वो आप बुक से भी, बुक भी चाहे आप पास रख लीजिएगा। पहला इनफ्लो था 1 लाख रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे चूँकि कैलकुलेटर की तरह एक्सपोनेंशियल नहीं लिखने, वो फिर ये यानी एक्सेल के ऊपर एक्सपोनेंशियल इस तरह से नहीं लिखे जा सकते, पूरी पूरी अमाउंट लिखनी है। पहली 1 लाख थी, दूसरी 1,20,000 थी, तीसरी आपके पास 1,50,000 थी, 150 के बाद आपके पास 190
1000 नेक्स्ट थी और 190 के बाद आप 250,000 थी। इस तरह से ऊपर वाली वैल्यूज़ फिल कर दी। अब आपने नीचे वैल्यू लिखनी है तो 1.15 और रेज टू पावर के लिए साइन ये लगाना है और साइन हो गया 1। अब मैं चूँकि यही चीज़ बार बार लिखनी है तो मैं इसको डायरेक्ट ही लिखता जाता हूँ और बाद में हम इनके ईयर्स को ठीक कर लेते हैं, चूँकि हर साल जो ईयर है उसमें फ़र्क डालते रहना है आपने। अब चूँकि फ़र्स्ट ईयर में तो आपने 1 लगाया, सेकंड ईयर में आपने 2 लगाना है, थर्ड ईयर में आपने 3 लगाना है, फोर्थ ईयर में आपने 4 लगाना है और फिफ्थ ईयर में आपने यहाँ 5th लगा दिया। ओके, देखिए यही हमने कैलकुलेटर पे लिखा है और वो कैलकुलेटर पे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सेम वही चीज़ आपने जो कैलकुलेटर पे लिखी है पहले आपने अपनी कॉपी पे या पेपर पे लिख लेनी है। अब इसमें जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आया है यानी पीवी का आंसर, वो हमें पता चला था कि वो ज़्यादा है। अब जब 15% आपने पुट किया वो 5 लाख से ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही आपने अपनी कैलकुलेशंस के अंदर यहाँ देखिए 15.665 पुट किया तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ गया। ये देखें कैलकुलेटर पे जब 15% आपने पुट किया था तो 5,09,248, ये मैंने हिस्ट्री खोल ली इसकी कैलकुलेटर की तो वहाँ से मुझे पता चल गया। तो मैं दोबारा भी आपको दिखाने के लिए कैलकुलेटर्स पे जो पिछली सारी ट्रांजैक्शन है उसकी हिस्ट्री अवेलेबल होती है। तो 5,09,248 ये निकला था जब सिर्फ 15%, ऊपर आप चेक कर लें जब सिर्फ 15% लगा हुआ था, 509,248। उसका आंसर हम यहाँ पर पहले पोस्ट कर देते हैं। वो हमारे पास 509,248 आया हुआ था, तो आप पहले इसको पोस्ट कर देंगे। अच्छा, अब जब IRR आपको कैलकुलेट करना था, ये भी आपको पता है कि जो CF है फर्स्ट आउटफ्लो जो था वो बुक में 5 लाख रुपीज़ दिया हुआ था। अब आपका यहाँ से गेम स्टार्ट होनी थी कि आपने इस प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल करना था 5 लाख के। चूँकि आपकी अमाउंट ज़्यादा आई थी, आपने इस अमाउंट को कम करना था तो रेट बढ़ाना था। अब उस रेट को बढ़ाने के लिए आपने एक एक्सरसाइज की। पहले आपने 0.6 लगाया, फिर 6 लगाया, फिर 6, 5, ऐसे आपने हुक एंड ट्रुक के ज़रिए तुक्के मार मार के अपनी अमाउंट को करीब पहुंचाना था। अब आपको दोबारा सुने, आपने क्या करना था, ये अमाउंट ज़्यादा थी, इस अमाउंट को आपने कम करना था। कम करने के लिए आपने रेट बढ़ाना, ऑपोजिट सोचना है आपने। तो कम करने के लिए आपने रेट बढ़ाना था। रेट बढ़ाते हुए कैलकुलेटर की शक्ल देखें, यहाँ आपने क्या किया था, जो पहले 15% लगाया हुआ था उसकी जगह पर आपने 15.665 आपने पुट किया। अब यही वाली जो अमाउंट है जब आपने IRR को कैलकुलेट करना है तो एक दफ़ा इन सारी अमाउंट्स को आपने दोबारा लिखना है। मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ दिखाने के लिए, आपका टाइम बच जाएगा। तो आपको मैं कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ। नहीं जी, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखा हुआ था आपको नज़र आ रहा है, 1.15665, वही आपने कॉपी पर यहाँ लिख देना है सिर्फ IRR को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि जो 15% के हिसाब से आपने जब कैलकुलेशन की आपकी अमाउंट ज़्यादा आ गई थी, 15% क्वेश्चन में गिवन था, आपने इसको इक्वल करना था 5 लाख के। और 5 लाख को इक्वल करने के लिए आपने, चूँकि 5,09,000 अमाउंट ज़्यादा थी, आपने इसको कम करना था। तो कम करने के लिए आपने रेट बढ़ाया, लेकिन 9,000 बहुत छोटी सी अमाउंट थी, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता रेट बढ़ाया। पहले 6 लगाया, दोबारा 6 लगाया, और ये आपको तुक्के मारने पड़ेंगे कैलकुलेटर पे। उसके लिए आपको कैलकुलेटर अच्छा चलाना पड़ेगा। और ये तो चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर है, टच इसके अंदर फैसिलिटेटेड है, तो आपने ये अमाउंट चेंज करनी है, ये अमाउंट चेंज करनी है, ये अमाउंट चेंज करनी है, तो आप सिर्फ टच से उसे चेंज कर सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मैनुअल है हाथ में है आपके, आप सिर्फ उस पर इसकी प्रैक्टिस करें कि आपने इन रेट्स को कैसे चेंज करना है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम कम होना है। अच्छा जी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने दोबारा इसको लिख लेना है और इसके बाद आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ गई थी, और उस प्रेजेंट वैल्यू को आपने यहाँ लिख लेना है। और वो प्रेजेंट वैल्यू थी 5 लाख, ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी, 7 रुपये ये लिखा हुआ था। तो चूँकि आपकी अमाउंट इक्वल है, सिर्फ 7 रुपये ज़्यादा है, वो मैंने आपसे कहा है कि इसके आगे भी आप 1 लगा सकते हैं,
तो एग्जैक्ट इक्वल होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू को आपने 5 लाख लिखना है। अगर 10 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का फ़र्क है तो बस आप उसको समझेंगे वो 5 लाख ही है। अब प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख आ गई और फिर आपको ये पता है कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी यानी कैश फ्लो जो 0.0 थे वो भी आपको पता है कि वो 5 लाख हैं जो बुक में गिवन है। अब आपने आईआरआर निकालने के लिए एक बात सीखी थी कि आईआरआर क्या होता है, जहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू में से यानी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाए आपके कैश फ्लो से जो आउटवर्ड है। तो कैश फ्लो आउटवर्ड को इक्वल कर दे क्या, प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट की, वो भी निकली हुई है 5 लाख और आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो बुक में दी हुई है वो भी 5 लाख है और ये दोनों इक्वल हो गए। और हमने ये बात शुरू में डिसाइड कर ली थी कि आपका आईआरआर वो होता है जहाँ पर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नील हो जाए। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला है ये भी आपको पता है, जहाँ नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे बराबर होती, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है, सोचें ज़रा और जल्दी से मुझे बताएं। जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हो उसमें से आपने माइनस करना है अपनी कैश फ्लो जो आउटवर्ड यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। दोबारा देखें ज़रा, आईआरआर क्या होता था, हमने पहले डिसाइड किया था कि जहाँ पर एनपीवी 0 को इक्वल कर दें। और एनपीवी कैसे निकलती है, जहाँ पर पीवी में से कैश फ्लो आउटवर्ड को माइनस करें। अब देखें आपकी पीवी भी 5 लाख है और आपकी कैश फ्लो आउटवर्ड भी 5 लाख है। आप दोनों को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एनपीवी यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से वो रेट जिस पर आपकी एनपीवी 0 हो जाए उस रेट को आपने आईआरआर का नाम देना है। तो यहाँ हमने जब कैलकुलेटर से बार बार वैल्यूज़ को चेंज कर करके पुट करके अपनी कैलकुलेशंस की तो हमें ये पता चला कि जब रेट आप 15.665 पुट करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो गई यानी 5 लाख ही आ गया। तो आपने नीचे बस रेट का आंसर यहाँ पे लिख देना है। ये तो लिखा हुआ ना 1.15665, तो आपको पता है फार्मूला होता है 1 + r। तो 1 तो साइड पे चला गया, अब r सिर्फ रह गया 0.15665 और उसको परसेंटेज में लिखना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, इसलिए 15.665 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि आईआरआर क्या होता है। आईआरआर मैंने पहले आपको बता दिया, ऐसा रेट जिस पे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो आपकी कैश फ्लो आउटवर्ड से यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के। वो जो रेट उन्होंने गिवन दिया हुआ था वो 15% था, उससे इक्वल नहीं हुई। आपने इक्वल करने के लिए रेट्स बढ़ाए कम करने यानी अगले क्वेश्चंस में रेट कम करने ज़्यादा करने, ऐसा रेट लगाना है जिससे आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू का आंसर है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। ये बराबर नहीं आया, फिर हमने रेट चेंज किए तो बराबर आ गया। इससे हमें यह पता चला कि जैसे ही आपकी प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो आउटवर्ड इक्वल हो गए तो एनपीवी 0 हो जानी थी। वो कौन सा रेट है जिस पे एनपीवी 0 हो, वो हमने पता कर लिया, वो 15.67। अच्छा, इसने राउंड कर दिया खुद ही एक्सेल ने, जबकि ये नीचे देखें हमने पुट यही किया हुआ है 15.665, वो उसने वहाँ पे राउंड करके लिखा हुआ है। बहरहाल आपने आंसर यही लिखना है 15.665। अच्छा जी, होपफुली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वेश्चन के ऊपर आप दोबारा जाइए ज़रा, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि प्रोजेक्ट आपके पास एक था 5 लाख का, वो आपने पूरा कर लिया। ये जो 3,25,000 का प्रोजेक्ट है ये आपने करना है और आपने खुद रेट अच्छी तरीके से पता करके तो इसे कंप्लीट करना हो, बिल्कुल चाहे चीटिंग कर लें। उसी तरह से आपने इंस्टॉलमेंट में 140, 120 ये नीचे जो इंस्टॉलमेंट्स लिखी हुई हैं इस तरह पुट करें। वहाँ पे पहले आपने जो गिवन कैपिटल रेट है, कैपिटल रिटर्न रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट या आर दिया हुआ वो पुट करें, फिर चेक करें कि वैल्यू ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। उसके हिसाब से रूल यही याद रखना है, अगर आपने अमाउंट कम करनी है तो रेट बढ़ाना है और अगर आपने ऑपोजिट करना है तो उसके हिसाब से रेट्स को फॉलो करना है। यानी अमाउंट कम करनी है तो रेट बढ़ाना है, बस ये याद रखना है, आपने ऑपोजिट सोचना है और उसके मुताबिक फिर आईआरआर कैलकुलेट करें। और जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आप यहाँ चेक कर लें, उनमें भी आईआरआर है। उससे अगले क्वेश्चन उसमें भी आईआरआर है, 5.16, 17 और 18 में भी आईआरआर है। तो अब आपने जो ख़ुद से काम करना है वो 15 का बी पार्ट, 16, 17 और 18 ये आपने करके रखना है।
चलें जी, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ कमेंट्स में भी बता सकते हैं और मेरे से पर्सनल मैसेज पे शेयर भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।